हेलो बच्चों, क्या हाल है भाई सब लोगों के। सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फिर से माइंड मैप सीरीज के बारे में डिस्कशन चालू है। माइंड मैप सीरीज में कुछ चैप्टर बच्चे रिवाइज कर चुके हैं, कुछ चैप्टर्स अभी और बचे हुए हैं। उन चैप्टर्स को भी रिवाइज करना बाकी रह गया है। इस सीरीज से हम लोग पूरे चैप्टर का एक ओवरव्यू ले लेते हैं, जिससे एटलीस्ट ये आइडिया लग जाता है कि इस चैप्टर में ये मेन टॉपिक्स हैं जिनको जरूर पढ़ के हर एक ऑब्जेक्टिव एग्जाम को देना ही होगा। और ये सीरीज इतनी फायदेमंद है, बहुत सारे बच्चों को ये सीरीज बहुत ज्यादा पसंद आ रही है, जिसमें बहुत सारे बच्चे ये समझ भी रहे हैं इस बात को कि जितने भी चैप्टर्स कराए जा रहे हैं उनमें मेन मेन पॉइंट्स का सारा डिस्कशन हो रहा है। और उनको एटलीस्ट ये आइडिया लग रहा है कि इन टॉपिक्स पर अगर वो थोड़ी सी खुद से भी प्रैक्टिस कर डालें तो किसी भी एग्जाम में, जेई के एग्जाम में जैसे भी वो सवाल पूछेंगे उनके जवाब दिए जा सकते हैं। तो इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैं अपना नया चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं, जिसको सॉल्यूशंस या लिक्विड सॉल्यूशंस का नाम दिया जाएगा। मेनली अगर देखा जाए तो इसमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के डिस्कशन के बारे में बात चलती है, बट फिर भी इस सॉल्यूशन की स्टार्टिंग अगर की जाए तो इसमें सबसे पहले कॉन्सेंट्रेशन टर्म से रिलेटेड बातें की जाती हैं। हालांकि हम कॉन्सेंट्रेशन टर्म से रिलेटेड बातें नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो हम ऑलरेडी मोल कॉन्सेप्ट के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। ये वही कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हैं जिसमें मोलारिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, वेट बाय वेट परसेंटेज, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, पार्ट्स पर मिलियन वगैरह वगैरह, इस तरह की कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को डिस्कस किया जाता था सॉल्यूशंस की, और साथ ही साथ इनके इंटर कन्वर्जन्स को भी डिस्कस किया गया। तो हम इस लेक्चर को स्टार्ट कर रहे हैं, इस प्रॉपर चैप्टर के रिवीजन को एक प्रॉपर तरीके से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें जो जो पॉइंट्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो पॉइंट्स ये मुझे ऐसा लगता है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर डिस्कशन होना चाहिए वो सबसे पहले वेपर प्रेशर का होना चाहिए, क्योंकि ये पूरा चैप्टर इस वेपर प्रेशर के चारों तरफ ही घूमता रहता है। और सेकंड डिस्कशन में ऑब्वियसली आप राउल्ट्स लॉ आएगा, जो राउल्ट्स लॉ आइडियल सॉल्यूशंस के लिए एप्लीकेबल होगा, उसके बारे में एक छोटा सा डिस्कशन करेंगे। और उसके बाद आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के बारे में डिस्कशन किया जाएगा। और इसी तरह से इन चीज को आगे बढ़ाते हुए वेपर प्रेशर, राउल्ट्स लॉ, आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, एबनॉर्मल बिहेवियर, दैट इज वैन टॉप फैक्टर, और उसके बाद छोटा सा गैस की सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड कुछ बात करेंगे। ये चैप्टर इस तरह से आगे बढ़ेगा। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पॉइंट पर आते हैं, वेपर प्रेशर। अरे सारी दुनिया जानती है सर, वेपर्स जो भी प्रेशर एक्सर्ट करती हैं उसे वेपर प्रेशर कहा जाता है। नहीं नहीं, पूरी स्टेटमेंट बताइए। पूरी स्टेटमेंट ये है कि अगर आपने लिक्विड लिया तो लिक्विड इवापोरेट करेगा, क्योंकि शुरू में सरफेस पर जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनमें से कुछ जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी वो फौरन के फौरन सरफेस को छोड़ेंगे। लेकिन शुरुआत में सर वेपर्स तो ऊपर है ही नहीं, तो कंडेंसेशन तो नहीं होगा। जैसे जैसे ये ऊपर जाते जाएंगे सर कुछ मॉलिक्यूल्स ऊपर इकट्ठे होने लगेंगे, जिसकी वजह से उनका कंडेंसेशन भी स्टार्ट होगा। यानी स्टार्टिंग में रेट ऑफ इवापोरेशन मैक्सिमम था, रेट ऑफ कंडेंसेशन जीरो था। वक्त गुजरता जाएगा, कंडेंसेशन का रेट बढ़ता जाएगा, इवापोरेशन का रेट कम होता जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा सर जिस टाइम पर इवापोरेशन का रेट और कंडेंसेशन का रेट आपस में बराबर हो जाएगा। वो एक इक्विलिब्रियम का टाइम होगा, और उस इक्विलिब्रियम टाइम पर वेपर्स चारों तरफ, यानी कंटेनर की दीवारों पर और साथ ही साथ लिक्विड के सरफेस पर जो भी प्रेशर एक्सर्ट करेंगी उसे उस लिक्विड का वेपर प्रेशर कहा जाएगा। सर आपने एक नाम बोला यहां पर फौरन के फौरन, इक्विलिब्रियम। क्या हम कहना चाहते हैं, क्या यहां इक्विलिब्रियम है? हां, यहां इक्विलिब्रियम है। और अगर यहां इक्विलिब्रियम है तो इसका मतलब लिक्विड और वेपर आपस में इक्विलिब्रियम बना रहे हैं। और जब कभी भी इक्विलिब्रियम बनता है तो सर इस इक्विलिब्रियम का अपना एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, और यह इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वेपर के प्रेशर के बराबर होता है। साफ समझ में आता है सर? प्योर लिक्विड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक्सप्रेशन में नजर नहीं आता। इसका मतलब इस इक्विलिब्रियम का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वेपर प्रेशर होगा। और सर हमने सुना है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो सिर्फ टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, और अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सिर्फ टेम्परेचर डिपेंडेंट है तो इसका मतलब लिक्विड का वेपर प्रेशर भी सिर्फ टेम्परेचर डिपेंडेंट है। समझिए बात को। यानी एक चीज जो समझ में आती है वो ये कि किसी भी पर्टिकुलर लिक्विड का वेपर प्रेशर सिर्फ एक चीज बदल सकती है, एंड दैट इज टेम्परेचर। व्हाई? बिकॉज इट इज इन इक्विलिब्रियम विद द वेपर, एंड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल बी द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड, एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज ओनली डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। हां, अगर मैं दो अलग अलग लिक्विड्स के बारे में बात करूं तो उन दो लिक्विड्स के अपने वेपर प्रेशर्स जो होंगे वो उनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर जरूर डिपेंड करेंगे। जहां पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होंगे वहां इवेपोरेशन कम होगा, वेपर प्रेशर भी कम देखने को मिलेगा। और जहां पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम होंगे वहां पर सर वेपर प्रेशर ज्यादा देखने को मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं। बट फॉर अ गिवन पर्टिकुलर लिक्विड द वेपर प्रेशर ऑफ दैट पर्टिकुलर लिक्विड इज ओनली डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर।
और क्योंकि सर वो वेपर प्रेशर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर है, तो सर हमने केमिकल इक्विलिब्रियम में क्लासियस-कैप्रिकॉन इक्वेशन पढ़ी थी सर, उस इक्वेशन से आप अलग अलग टेंपरेचर पर वेपर प्रेशर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। लॉग K2 बाय K1 याद है? K क्यों सर? प्रेशर लिखिए ना, क्योंकि K ही तो वेपर प्रेशर है, तो लॉग P2 बाय P1 हमारी क्लासियस-कैप्रिकॉन इक्वेशन इज इक्वल टू डेल्टा H बाय R 1 बाय T1 माइनस 1 बाय T2, यानी T1 और T2 टेंपरेचर्स पर वेपर प्रेशर्स की वैल्यूज आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर T1 पर गिवन हो तो T2 पे निकाल सकते हैं, T2 पे गिवन हो तो T1 पे कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डेल्टा एच। क्लियर है? ये आगे बढ़ते हैं, दूसरी बात करते हैं यहां पर। इस बात को अगर तुम समझ गए हो तो तुम समझो इस चीज को। अगर कभी हमसे ये पूछा जाए कि इन सारे कंटेनर्स में लिक्विड के वेपर प्रेशर के बारे में आप क्या कहते हैं, तो मेरा दिमाग ये कहता है फर्स्ट कंटेनर में जो लिक्विड का वेपर प्रेशर होगा वो वही होगा जो सेकंड कंटेनर, जो थर्ड कंटेनर में होगा। क्यों सर? क्योंकि यहां पर जो वेपर्स बनेंगी सर वो एक इक्विलिब्रियम फॉर्म कर लेंगी बचे हुए लिक्विड के साथ। बिल्कुल सही है सर। यहां पर क्या होगा? यहां पर भी वही होगा, लेकिन सर यहां तो लिक्विड कम है, उससे फर्क नहीं पड़ता, सिंस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज ओनली डिपेंडेंट ऑन टेंपरेचर। अगर इक्विलिब्रियम बना तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फिक्स होगा, और अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फिक्स है तो वेपर प्रेशर भी फिक्स होगा। तो सर इसका मतलब इस लिक्विड का और इस लिक्विड का वेपर प्रेशर से, दे बोथ आर सेम लिक्विड, दे ऑल आर सेम लिक्विड्स, बट इस कंटेनर के अंदर लिक्विड का वेपर प्रेशर और इस कंटेनर के अंदर लिक्विड का वेपर प्रेशर वो सेम। सिमिलरली सर यहां पर और यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर एक लिड लगा रखी है सर, आपने ढक्कन लगा दिया। अब जब ढक्कन ही लगा दोगे तो वेपर बनेंगी नहीं, तो सर यहां पर तो वेपर प्रेशर का नाम ही मत लीजिए, क्योंकि यहां तो वेपर ही नहीं बनेगी। लेकिन सर यहां क्या किया गया? यहां एक ढक्कन में छेद कर दिया गया, जिसकी वजह से सर फिर से ये इक्विलिब्रियम बनेगा। और अगर ये इक्विलिब्रियम बना तो फिर तो बात खत्म। अगर इक्विलिब्रियम बना तो उस केस में साफ समझ में आता है सर, इक्विलिब्रियम बनेगा तो फिर से वही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा, और वही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर आया तो वेपर प्रेशर फिर सेम होगा। यानी फर्स्ट कंटेनर, थर्ड कंटेनर, फोर्थ कंटेनर में वेपर प्रेशर सेम। यहां पर क्या किया गया है सर? यहां पर जरा सी जगह बची हुई, जरा सी जगह बची हुई है, अगर एक बूंद पानी और डाल देंगे तो सर ये जगह भी भर जाएगी। तो फिर सर यहां पर वेपर प्रेशर क्या होगा? यहां पर भी वेपर प्रेशर सेम होगा। क्यों? क्योंकि सर जैसे ही थोड़ी सी वेपर बनेगी वो फटाक से इक्विलिब्रियम अटेन कर लेगी, और जैसे ही वो इक्विलिब्रियम अटेन करेगी तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, क्योंकि टेंपरेचर डिपेंडेंट है तो वेपर प्रेशर भी टेंपरेचर डिपेंडेंट है, यानी यहां पर भी वेपर प्रेशर सेम होगा। यहां पर क्या लगता है सर? यहां पर भी वही है ना। इस बार एक डाउट ये है कि सर इस बार लिक्विड आपने इतना कम लिया है कि मुझे ऐसा लगता है कि इसने वेपर प्रेशर को बनाने के लिए लिक्विड अगर सारा भी इवेपोरेट कर जाए तो भी शायद उतना प्रेशर क्रिएट नहीं कर पाएगा, ऐसा लग रहा है। डायग्राम से ऐसा लगता है कि द अमाउंट ऑफ लिक्विड इतना नहीं है कि वो इक्विलिब्रियम के साथ, वेपर के साथ एग्जिस्ट कर सके। तो ऐसा लगता है जैसे यहां से सारा लिक्विड इवेपोरेट अगर कर भी गया तो भी शायद वो इक्विलिब्रियम में ना आ पाए। इसका मतलब क्या हुआ सर? इन सारे कंटेनर्स में जहां जहां इक्विलिब्रियम बना वहां वहां वेपर प्रेशर सेम, जहां इक्विलिब्रियम नहीं बन पाया, क्यों? क्योंकि सर ये लिक्विड कम है। सर ये अगर सारा भी उड़ जाएगा तो भी उतना प्रेशर क्रिएट नहीं कर पाएगा जितना हमें वेपर प्रेशर बनाना था, जितनी केपी की वैल्यू थी। तो इसका मतलब ये हुआ सर, देख के ऐसा लगता है कि शायद इस कंटेनर में वेपर सबसे कम है, इस कंटेनर में वेपर्स का प्रेशर सबसे कम होगा। हालांकि उसको लिक्विड का वेपर प्रेशर नहीं कहा जाएगा, बिकॉज लिक्विड इज नॉट इन इक्विलिब्रियम विद द वेपर्स। बचे हुए सब जगहों पर एक्सेप्ट दिस द वेपर प्रेशर विल बी सेम। व्हाई? बिकॉज वेपर प्रेशर लिक्विड के अमाउंट पर या कंटेनर की शक्ल के ऊपर डिपेंड नहीं करता। अगर इक्विलिब्रियम बना तो उस लिक्विड का पर्टिकुलर टेंपरेचर पर वेपर प्रेशर हमेशा फिक्स होगा। आगे बढ़ते हैं, समझने की कोशिश करना। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सर, अब इसमें राउल्स लॉ जोड़ देते हैं। अगर अब आप सर, चैप्टर का नाम सोल्यूशन है और आप लिक्विड 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 किए जा रहे हैं, प्योर लिक्विड प्योर लिक्विड, अब आप सोल्यूशन बनाइए। चलिए सोल्यूशन बनाते हैं। सोल्यूशन क्या कहता है? सोल्यूशन कह रहा है भाई ऐसा मुझे इस तरह से बना लो कि वॉलेटाइल में सॉल्वेंट और नॉन वॉलेटाइल सल्यूट। बढ़िया सोल्यूशन बनाइए, घोल के चीनी घोल दीजिए, नमक घोल दीजिए, यूरिया घोल दीजिए सर, जिसको ऐसे हमने कहा बहुत बढ़िया। यानी नॉन वॉलेटाइल सल्यूट को वॉलेटाइल सॉल्वेंट में घोल करके आप एक सोल्यूशन बनाना चाहते हैं। अब क्या हो सर? जैसे आप नॉन वॉलेटाइल सल्यूट को वॉलेटाइल सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे तो वेपर प्रेशर इस सोल्यूशन का वो प्योर सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? क्योंकि सर सल्यूट सॉल्वेंट का आपस में इंटरेक्शन होगा, सॉल्वेंट पार्टिकल्स पर यूनिट सरफेस एरिया, सॉल्वेंट पार्टिकल्स कम हो जाएंगे, इवापोरेशन कम हो जाएगा सर, वेपर प्रेशर भी कम हो जाएगा। सल्यूट के पार्टिकल्स सॉल्वेंट को बाहर उड़ने से रोकेंगे। सो ड्यू टू सल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन एंड पर यूनिट सरफेस एरिया सॉल्वेंट के पार्टिकल्स का कम होना सर, ये वेपर प्रेशर को रिड्यूस कर देगा। राउल्स लॉ के अकॉर्डिंगली जो वेपर प्रेशर निकल के आता है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, वो काई सॉल्वेंट इनटू पी नॉट से निकल के आता है, और साफ दिखाई देता है काई सॉल्वेंट हमेशा 1 से कम होगा। किसी भी सॉल्यूशन में काई सॉल्वेंट 1 से कम होगा, और अगर ये 1 से कम होगा तो पीएस की वैल्यू पी नॉट से पक्का कम देखने को मिलेगी।
इसी को आगे बढ़ाते हुए आप इस इक्वेशन तक पहुंच सकते हैं, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू काई सल्यूट। सर यहां से रिलेटिव लोवरिंग या लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डिफाइन की जा सकती है, जो हम आगे देख भी लेंगे। क्लियर है? यानी नॉन वॉलेटाइल वॉलेटाइल सॉल्वेंट में जब डिसॉल्व किया जाएगा तो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट के डिसोल्यूशन से जो वेपर प्रेशर बनेगा सॉल्यूशन का, वो प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कम हो जाएगा। जितना चीनी जाते जाएंगे वेपर प्रेशर कम होता जाएगा। एक चम्मच चीनी वेपर प्रेशर कम, एक चम्मच और चीनी वेपर प्रेशर और कम। जैसे जैसे चीनी गिरती जाएगी वेपर प्रेशर कम होता चला जाएगा, क्योंकि सॉल्यूशंस का वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से हमेशा कम होता है। क्लियर? चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब दूसरी बात करते हैं, यह इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया जिस पर बहुत सारे सवाल बन सकते हैं। क्या सर राउल्ट्स लॉ फिर से लगाने जा रहे हैं, लेकिन इस बार जो हमारा सोल्यूट है वो भी वॉलेटाइल? ये तो तभी हो सकता है सर जब आपका सोल्यूट भी लिक्विड ही हो। इसका मतलब ये हुआ सर अब आप दो लिक्विड्स को आपस में मिलाएंगे, एक सोल्यूट होगा एक सॉल्वेंट होगा, मस्त आप अपना सोल्यूशन तैयार करने जा रहे हैं। और इस सोल्यूशन में फिर आप वही सब मुझसे पूछेंगे कि बताइए सोल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या है। जिस तरह से अभी आपने सोल्यूशन का वेपर प्रेशर पी नॉट इंटू काई सॉल्वेंट से निकाला था, उसी तरह से अब आप राउल्ट्स लॉ अप्लाई करके इंडिविजुअल कंपोनेंट्स पर राउल्ट्स लॉ लगाकर, सोल्यूट पर भी क्योंकि वो वॉलेटाइल है, सॉल्वेंट पर भी क्योंकि वो वॉलेटाइल है, इंडिविजुअल कंपोनेंट्स पर राउल्ट्स लॉ लगाकर इस बार आप फिर से टोटल वेपर प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं। और वो टोटल वेपर प्रेशर पी नॉट इंटू काई ए प्लस पी नॉट इंटू काई बी से निकाला जाएगा, वेयर पी नॉट वैल्यूज आर द प्योर वेपर प्रेशर, प्योर स्टेट के वेपर प्रेशर ऑफ ए एंड बी, एंड काई एंड काई बी आर द मोल फ्रैक्शंस। अल्टीमेटली इसी एक्सप्रेशन को आप किसी भी फॉर्म में देख सकते हैं और किसी भी फॉर्म में आपसे सवाल पूछा जा सकता है। ये तब है जब आप वॉलेटाइल लिक्विड को वॉलेटाइल सॉल्वेंट में या वॉलेटाइल सॉल्यूट को वॉलेटाइल सॉल्वेंट में ऐड कर रहे हैं और दोनों लोग मिल रहे हैं और जो टोटल वेपर प्रेशर है वो पीए प्लस पीबी दैट इज पीए नॉट काई ए प्लस पीबी नॉट काई बी से डिफाइन किया जा रहा है। तो सर जब ये उड़ेंगे तो वेपर बनेंगी? हाँ वेपर बनेंगी। तो सर जो वेपर बनेंगी उन वेपर में भी तो ए और बी होगा? हाँ ए और बी होगा, क्योंकि दोनों वॉलेटाइल है। तो सर उस वेपर में ए का मोल फ्रैक्शन क्या होगा? तो वेपर फेज में किसी भी गैसियस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन डाल्टन्स लॉ प्रोवाइड करता। यानी ये राउल्ट्स लॉ है जो लिक्विड के कंपोजिशन को यूज करके लिक्विड का वेपर प्रेशर डिसाइड करता। और जब एक बार वेपर प्रेशर डिसाइड हो जाए तो डाल्टन्स लॉ को यूज करके उस वेपर के अंदर ए और बी का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट किया जा सकता। यानी वेपर फेज के कंपोजिशन को प्रिडिक्ट करना हो तो सर वही डाल्टन का पुराना कहानी, ए का पार्शियल प्रेशर अपॉन टोटल प्रेशर इज ए का मोल फ्रैक्शन, एंड दिस इज पी ए नॉट काई ए अपॉन पीटी। पीटी इज व्हाट? सर पीटी इज द वेपर प्रेशर। कितना था? पी ए नॉट काई ए प्लस पीबी नॉट काई बी। सर इसी तरह से वाई ए निकल आएगा, वाई बी निकल आएगा। आप आसानी से वेपर फेज में ए और बी के मोल फ्रैक्शंस कैलकुलेट कर सकते हैं। किस केस में? जब दोनों हमारे वॉलेटाइल। और आगे बढ़ते हैं। सर ये जो आइडियल सिचुएशन की आप बात कर रहे हैं, ये क्या बात कर रहे हैं? मतलब ये राउल्ट्स लॉ आपने लगाया, पी ए इज इक्वल टू पीटी इज इक्वल टू पी ए नॉट काई ए प्लस पीबी नॉट काई बी। थोड़ा सा और बताइए करना क्या चाह रहे हैं, ये आइडियल सिचुएशन बन कैसे रही? बहुत क्लियर है, आइडियल सिचुएशन बनने की कंडीशन है सर, आप ए लाए बी लाए, दोनों को मिलाया। अगर दोनों को मिलाने से ए से कोई ये पूछे हाँ भाई अब कैसा लग रहा है, तो ये कहेगा कैसा लग रहा है मतलब जैसा पहला लग रहा था। मैंने कहा पहले मतलब पहले तुम अकेले थे, अब तुम बी के साथ जुड़ गए। कह रहे नहीं मुझे नहीं पता चला, मुझे कुछ पता नहीं चला, मैं पहले भी वैसे ही था, अब भी ऐसे ही हूं। जैसे मैं ए के साथ जुड़ा हुआ था, ए के साथ जुड़ा था, वैसे ही आज ए बी के साथ जुड़ा है। दैट मींस व्हाट? इफ द ए बी इंटरेक्शन इज इक्विवेलेंट टू ए एंड बी बी इंटरेक्शन, दैट मींस सिमिलर काइंड्स के इंटरेक्शंस को सिमिलर काइंड्स के इंटरेक्शंस अगर रिप्लेस कर रहे हैं तो जो सोल्यूशन बनने वाला है वो बहुत ज्यादा संभावनाओं के साथ एक आइडियल सॉल्यूशन बनने वाला। समझिए, यानी जब सिमिलर इंटरेक्शंस को रिप्लेस करेंगे तो आप समझ लीजिएगा कि आपका सॉल्यूशन एक आइडियल सॉल्यूशन बनने वाला। कहीं ऐसा ना हो सर वैन डर वाल इंटरेक्शंस को हाइड्रोजन बॉन्डिंग रिप्लेस करने चली आई। अरे सर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, वैन डर वाल इंटरेक्शंस आर वीक इंटरेक्शन। यहां तो गड़बड़ हो जाएगी सर, अगर वैन डर वाल इंटरेक्शंस को हाइड्रोजन बॉन्डिंग रिप्लेस कर रही है तो सर ये सॉल्यूशन आइडियल नहीं बन सकता। उल्टा भी करेंगे तो भी आइडियल नहीं बन सकता। हां सर वैन डर वाल इंटरेक्शंस को वैन डर वाल इंटरेक्शंस रिप्लेस कर रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हाइड्रोजन बॉन्डिंग रिप्लेस कर रही है, तो ऐसे में बहुत ज्यादा संभावनाएं लग रही हैं कि हमारा जो सॉल्यूशन बनने जा रहा है वो आइडियल सॉल्यूशन बनने वाला है। और इसी वजह से कहा जाता है कि आइडियल सॉल्यूशंस के लिए जो हमारी कंडीशंस हैं वो यही कि ऐसे सॉल्यूशंस राउल्ट्स लॉ फॉलो करेंगे और डेल्टा एच मिक्सिंग 0 के बराबर होगी। सर ये कैसे आपने बोल दिया कि डेल्टा एच मिक्सिंग 0 के बराबर होगी? अरे भाई जब इंटरेक्शंस एक जैसे हैं तो फिर बॉन्ड तोड़ने में और बॉन्ड बनने में एनर्जी सेम ही जाएगी। आप समझिए बात को, यानी कुछ ऐसा हो गया ना, ए था
पीबी था, इनके मिलने से ये बन गया। अब आप समझिए, इफ ऑल द इंटरेक्शंस आर सिमिलर, बॉन्ड तोड़ने में जो एनर्जी खर्च होगी वही एनर्जी बनने में निकल जाएगी, तो नेट इंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन इज जीरो। सो अल्टीमेटली डेल्टा एच मिक्सिंग इज जीरो एंड सिंस द सॉल्यूशन इज आइडियल, डेल्टा वी मिक्सिंग मस्ट बी जीरो। ये भी जीरो होने वाला है। और एग्जांपल्स का जहां तक सवाल है, साफ दिखाई देता है सर ये एग्जांपल्स वही होने चाहिए जिसमें इंटरेक्शन सिमिलर है, यानी और वो तभी होते हैं जब लोग एक जैसे से लगते हो। इथाइल क्लोराइड, इथाइल ब्रोमाइड, हाँ सर एक जैसा, हेक्सेन, हेप्टेन, हाँ सर एक जैसा। समझने की कोशिश करिए, यानी जब एक जैसे लोग एक जैसे लोगों के साथ जोड़े जाते हैं तो सिमिलर इंटरेक्शन से रिप्लेस होते हैं, जिसकी वजह से सॉल्यूशन आइडियल बनता है। और उस आइडियल सॉल्यूशन के लिए बढ़िया राउल्स लॉ पीटी इज इक्वल टू पी नॉट का ए प्लस वीबी नॉट का को यूज किया जा सकता है, और ये आपका बढ़िया एक ग्राफ बनाया जा सकता है। यानी पीए नॉट वो प्रेशर होगा जो प्योर ए का वेपर प्रेशर है पर्टिकुलर टेंपरेचर पर, और पीबी नॉट वो प्रेशर होगा जो पीबी नॉट जो प्योर स्टेट पर बी का प्रेशर होगा। यानी इन दोनों को जोड़कर आप एक पीटी की वैल्यू पीए नॉट का ये प्लस पीबी नॉट का भी कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है ये? चलिए दूसरी बात करते हैं। दूसरी बात है सर डेविएशन भी तो हो सकते हैं। अच्छा इसमें एक चीज तो यार मैंने बोली नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने सर डेल्टा एच मिक्सिंग को जीरो बोला, बहुत बढ़िया। डेल्टा वी मिक्सिंग को जीरो, ये भी समझ में आता है। क्यों? क्योंकि सर इंटरेक्शन एक जैसे हैं, तो 10 ml मिलकर 20 ml बन जाएगा, तो टोटल वॉल्यूम चेंज जीरो। लेकिन सर आपने एंट्रोपी चेंज के बारे में और फ्री एनर्जी चेंज के बारे में बात नहीं की, तो चलिए यहां पर एंट्रोपी चेंज के बारे में बात कर लेते हैं। डेल्टा एस मिक्सिंग जीरो से बड़ा होगा और डेल्टा जी मिक्सिंग हमेशा लेस देन जीरो होगा। इसमें सर ये आप इतनी श्योरिटी के साथ ये बात कैसे कह सकते हैं कि हमेशा जीरो से बड़ा होगा? बिल्कुल सोचना ही नहीं है। मिक्सिंग हमेशा एंट्रोपी इंक्रीज करेगी, क्योंकि मिक्सिंग हमेशा अनसिमेट्री को जन्म देती है। यानी ए सिस्टम जो था सिमेट्रिक था, बी सिस्टम सिमेट्रिक, मिलने से ए बी सिस्टम बनता है। सर ए बी इज अनसिमेट्रिक, समझे बात को? यानी कहने का मतलब ये ए सिस्टम है जो हमारा सिमेट्रिक, ये बी सिस्टम है जो हमारा सिमेट्रिक है। इनके मिलने से एक अनसिमेट्रिक सिस्टम बन रहा है सर, और ये अनसिमेट्रिक सिस्टम साफ समझ में आता है सर, ये रैंडमनेस को जन्म देगा, ये बढ़ती हुई एंट्रोपी को जन्म देगा। इसका मतलब फाइनली प्रोडक्ट की एंट्रोपी ज्यादा, रिएक्टेंट्स की कम, सो डेल्टा एस मिक्सिंग इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। एंड डेल्टा जी मिक्सिंग, अरे सर मिक्सिंग हुई ना, हाँ हुई, तो फिर स्पॉन्टेनियस है। इसका मतलब डेल्टा जी मिक्सिंग पक्का लेस देन जीरो होगा। फॉर आइडियल सिस्टम ये चार केस बिल्कुल क्लियर। लेकिन अगर इसी में नॉन आइडियल सिस्टम लिया जाए, नॉन आइडियल सिस्टम मतलब सब डेविएटेड सिस्टम लिया जाए, आइदर पॉजिटिव डेविएटेड और नेगेटिव डेविएटेड, तो उस केस में आपको फर्क देखने को मिल सकता है। तो अगर आप पॉजिटिव डेविएटेड सिस्टम की बात करें, तो जो आपका नेट वेपर प्रेशर होगा वो आइडियल सिचुएशन से आने वाले वेपर प्रेशर से तो पक्का ज्यादा ही होगा। वाई? बिकॉज पीटी जो होगा, जो पीए होगा, वो पीए नॉट का ये से ज्यादा निकल के आएगा, और जो पीबी होगा वो पीबी नॉट का बी से ज्यादा निकल के आएगा। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब अगर कोई ऐसे पूछे बी के साथ जुड़कर कैसा लगा, तो क्या जवाब देगा? अब वो ये कहेगा अरे यार बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा खुला खुला सा महसूस होता है। मैंने कहा क्या कह रहे हो? अभी तुम ए के साथ थे, तब बंधे हुए थे। कह रहा हाँ यार, जब मैं अकेला था ना तो हम लोग आपस में बात करते थे, बंधे हुए थे, लेकिन जब मैं बी के साथ आ गया तो ए बी का इंटरेक्शन कमजोर लगता है, और अगर ए बी का इंटरेक्शन कमजोर है तो ए ज्यादा उड़ेगा, ए ज्यादा उड़ेगा तो उसका वेपर प्रेशर जितना आना चाहिए था उससे ज्यादा निकल के आएगा। हर कॉम्पोजिशन पर आइडियल सिचुएशन से ज्यादा वेपर प्रेशर शो करेगा। कहने का मतलब यह हुआ कि जब वीकर इंटरेक्शंस स्ट्रॉन्गर इंटरेक्शंस को रिप्लेस करें, यानी वो बंधा हुआ सिस्टम था, जुड़ने के बाद वीक सिस्टम बन गया। यानी जब कभी भी वीकर इंटरेक्शंस स्ट्रॉन्गर इंटरेक्शंस को रिप्लेस करेंगे, हमेशा पॉजिटिव डेविएशन देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से जो हमारा सिस्टम है वो डेविएटेड फील करेगा। और साफ दिखाई देता है कि आइडियल सिचुएशन में जो वेपर प्रेशर ये हुआ करते थे, आज नॉन आइडियल या पॉजिटिव डेविएटेड सिस्टम में यही वेपर प्रेशर कुछ ऐसे दिखाई दे रहे हैं, जो कि चेंज साफ दिखाई देता। और ऐसा हुआ क्यों है? इट इज ओनली बिकॉज ऑफ ए बी इंटरेक्शंस आर लेस देन ए एंड बी बी इंटरेक्शंस, बिकॉज वीकर इंटरेक्शंस आर रिप्लेसिंग स्ट्रॉन्गर इंटरेक्शंस। अब अगर इसमें डेल्टा एच मिक्सिंग की बात की जाए, सर इसमें क्या सोचना है? अगर ए बी का इंटरेक्शन कम है, बिल्कुल वैसे ही देख लेते हैं, ए प्लस बी बी गिव्स ए बी। अब आप ये बताइए सर तोड़ने में तो ज्यादा एनर्जी लगेगी, हाँ क्योंकि ये इंटरेक्शन मजबूत है, और ये वाला जो इंटरेक्शन बन रहा है वो सर कमजोर है, तो एनर्जी रिलीज कम होगी। यानी ज्यादा रही, रिलीज कम हो रही है, एंडोथर्मिक लगता है सर जी। और अगर एंडोथर्मिक है तो डेल्टा एच मिक्सिंग पक्का ग्रेटर देन जीरो।
तो डेल्टा वी मिक्सिंग का क्या विचार है? अरे यार वो भी पॉजिटिव होगी ना। ए क्या कह रहा है? खुला खुला लगता है, खुला खुला लगता है यानी वॉल्यूम फाइनली बढ़ गया। 10 ml के साथ जोड़ा तो 22 ml बन गया। 10 जोड़ने से 22 यानी डेल्टा वी पॉजिटिव निकल के आएगा। बहुत बढ़िया सर। सर एक बात और बताइए, अगर मैं एंट्रोपी चेंज की बात करूं, बिल्कुल बताएंगे। अभी तो बताया था कि एंट्रोपी चेंज मिक्सिंग की हमेशा 0 से बड़ी, और अगर मिक्सिंग हुई तो डेल्टा जी मिक्सिंग लेस देन 0 होगा ही होगा, इसमें सोचने की जरूरत नहीं है। बात खत्म। वो कौन से सिस्टम है जो सर पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे, वो कौन से सिस्टम है जो नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे? बिल्कुल क्लियर है सर। ऐसे सिस्टम्स वो सिस्टम्स होंगे जिनमें सिमिलर इंटरैक्शंस को रिप्लेस कर रहे होंगे। जब कभी भी सिमिलर इंटरैक्शंस को रिप्लेस नहीं करते हैं, उस केस में आपको डेविएटेड सिस्टम देखने को मिलता है। और अगर कहीं स्ट्रॉन्गर इंटरैक्शंस वीकर इंटरैक्शंस को रिप्लेस करे तो आदमी बनने लगता है तो निगेटिव डेविएशन आता है, और अगर आदमी खुलने लगता है तो पॉजिटिव डेविएशन आने लगता है। वो सेम कहानी यहां पर है। डेल्टा एच मिक्सिंग लेस देन 0, डेल्टा वी मिक्सिंग लेस देन 0, और अगर आप डेल्टा एस की बात करें, अरे सर क्या कह रहे हैं, ये तो 0 से बड़ा आएगा ही आएगा। और डेल्टा जी मिक्सिंग की बात करें, ओफो अब तो याद हो गया कि मिक्सिंग हुई तो लेस देन 0, क्योंकि प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस। क्लियर है? चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब इसी में 1-2 मिनट की बात और कर लेते हैं। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या होते हैं? सर ये भी एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बिल्कुल यही है सर। जब आप बाइनरी सिस्टम के बारे में बात करते हैं तो जब दो लिक्विड्स को मिलाते हैं तो वो डेविएटेड सिस्टम बन सकता है। सर वो पॉजिटिव डेविएटेड भी हो सकता है, वो निगेटिव डेविएटेड भी हो सकता है। तो अगर वो सपोज पॉजिटिव डेविएटेड है तो क्या होगा? सर पॉजिटिव डेविएटेड सिस्टम्स के अंदर जो है, या निगेटिव डेविएटेड सिस्टम्स के अंदर, सर एक ऐसा कॉम्पोजिशन जब पैदा होता है, समझिए बात को, दो लोगों को मिलाया, आग लगाई, तो उनका एक फिक्स बॉइलिंग पॉइंट होगा। जैसे बॉइलिंग पॉइंट आपने अटेन किया तो वेपर बनने लगी। जब खूब सारी वेपर्स बनने लगी तो नीचे का कंपोजिशन चेंज होने लगा। जब नीचे का कंपोजिशन चेंज होने लगा तो वेपर प्रेशर चेंज होने लगा। वेपर प्रेशर चेंज होने लगा तो बॉइलिंग पॉइंट चेंज होने लगा। तो सर इसका मतलब ये हुआ, नीचे का जो हमारा लिक्विड सिस्टम है वो एक ऐसा सिस्टम है जिसका बॉइलिंग पॉइंट लगातार बदल रहा है। बिल्कुल सही। लेकिन सर एक टाइम ऐसा आ सकता है जो कांस्टेंट बॉइलिंग सिस्टम बन जाए, कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट शो करने लगे। ऐसा कैसे? सर ऐसा तब हो सकता है जब नीचे लिक्विड फेस का जो कंपोजिशन है काई काई बी, वो वेपर फेस के कंपोजिशन के बराबर हो जाए। यानी लिक्विड और वेपर फेस का जब कंपोजिशन एक जैसा होता है तो वो पूरा सिस्टम एक प्योर लिक्विड की तरह बॉयल करने लगता है, और एक पर्टिकुलर टेंपरेचर पर बॉयल होता रहता है, और पूरा उड़ के खत्म हो जाता है। यानी आप एजियोट्रॉपिक मिक्सचर को या किसी भी दो लिक्विड्स के मिक्सचर को जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म कर रहे हैं, आप उनको एक पर्टिकुलर कंपोजिशन से ज्यादा सेपरेट नहीं कर पाएंगे। अगर मान लीजिए आपने वाटर और इथेनॉल ले लिया तो सर एक चीज कंफर्म है, 96-95% तक तो ठीक है सर, इथेनॉल वाटर से जुदा हो सकता है। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब आपका सिस्टम 96% इथेनॉल वेट वो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम बचेगा। अब आप उसमें से पानी को अलग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो सिस्टम एक ऐसा सिस्टम तैयार हो चुका है जो कांस्टेंट बॉइलिंग सिस्टम है। सर वो एक प्योर लिक्विड जैसा सिस्टम बन गया है। वो उड़ता तो रहेगा ना उस पर्टिकुलर टेंपरेचर पर, लेकिन सर उड़ते 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 नीचे के कंपोजिशन को चेंज नहीं होने देगा। और अगर नीचे का कंपोजिशन चेंज नहीं हो रहा है तो वो एक कांस्टेंट बॉइलिंग सिस्टम होगा जो सारा का सारा उड़ तो जाएगा लेकिन पानी को 100% सेपरेट नहीं कर पाए। यानी बड़ा क्लियर है कि जो सिस्टम पॉजिटिव डेविएटेड सिस्टम होते हैं, जो सॉल्यूशंस पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, वो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनाते हैं। क्यों? क्योंकि सर उनका वेपर प्रेशर ऑलरेडी आइडियल सिचुएशन से ज्यादा होता है, जिसकी वजह से उनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। सो इन केस ऑफ पॉजिटिव डेविएशन यू गेट मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, एंड इन केस ऑफ नेगेटिव डेविएशन यू गेट मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। एक आसान सा कॉन्सेप्ट है जिसको ध्यान रखना चाहिए। और आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ये क्या कहती है? सर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बड़ी आसान सी प्रॉपर्टी। सर ये वो प्रॉपर्टीज हैं जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करती हैं। लेकिन सर एक चीज मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं है कि किसी भी सॉल्यूशन के लिए आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिफाइन करें। आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी उन सॉल्यूशंस के लिए डिफाइन करने जा रहे हैं जिनका वो सॉल्यूट नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को वॉलेटाइल सॉल्वेंट पे डिसॉल्व करिए, बढ़िया सॉल्यूशन तैयार करिए, और इस सॉल्यूशन की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को डिफाइन करिए। जिसमें सबसे पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की अगर बात करेंगे, जिसमें आप अगर मैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात करूं तो एक चीज बिल्कुल साफ दिखाई देती है, ये नंबर ऑफ, नाम से भी लग रहा है कॉलिगेटिव, यानी एक ऐसी प्रॉपर्टी जो सॉल्यूट पार्टिकल्स के नंबर्स के ऊपर डिपेंड करती है। सॉल्यूट पार्टिकल्स के नंबर को कम ज्यादा करने से इस प्रॉपर्टी को भी कम ज्यादा होता हुआ आप देखेंगे, इसलिए इस प्रॉपर्टी को आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का नाम देंगे। यानी दिस प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली लिंक्ड विद द सॉल्यूट पार्टिकल्स, इट इज डायरेक्टली लिंक्ड विद द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इट इज डायरेक्टली लिंक्ड विद द नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, सो ऑन सो ऑन सो ऑन। यानी ये ऐसी प्रॉपर्टी है जो सॉल्यूट से डायरेक्ट रिश्ता रखती है। सॉल्यूट को बढ़ाओगे, चीनी बढ़ेगी, तो ये
प्रॉपर्टी बढ़ेगी, चीनी घटेगी तो ये प्रॉपर्टी घटेगी, एंड दिस इज नोन एज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जिसमें सबसे पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की अगर आप बात करें तो दैट इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये तो कर चुके सर, ये बात तो कर चुके हैं आपने बताया था कि अगर आप किसी भी नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को वॉलेटाइल सॉल्वेंट में डिसॉल्व करें तो वेपर प्रेशर लोअर कर जाता है। बिल्कुल सही। दिस लोअरिंग दैट इज रिलेटिव लोअरिंग, जो तुमने पढ़ा था पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, दिस इज एक्चुअली अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है जो सॉल्यूट पार्टिकल्स के नंबर्स के ऊपर डिपेंड करती है। अगर सॉल्यूट के पास मोल फ्रैक्शन बढ़ा, सॉल्यूट पार्टिकल्स बढ़े, तो ये प्रॉपर्टी बढ़ेगी। कौन सी? रिलेटिव लोअरिंग। रिलेटिव लोअरिंग मतलब पहले पी ए नॉट था प्योर, फिर सोल्यूशन बनाया तो पीएस हो गया, तो घटा कितना? पी नॉट माइनस पीएस। था कितना? पी नॉट। तो सर अल्टीमेटली लोअरिंग कितनी हुई? पी नॉट माइनस पीएस। रिलेटिव लोअरिंग कितनी हुई? पी नॉट माइनस पीएस अपॉन पी नॉट। सो अल्टीमेटली इट इज इक्वल टू काई सॉल्यूट एंड दैट इज एनबी अपॉन एनए प्लस एनबी। सर दिस इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अगर आप मुझे पी नॉट पीएस की वैल्यू दे दे तो मैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कैलकुलेट कर सकता हूं। अगर आप मुझे एनए एनबी की वैल्यू दे दे तो भी मैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कैलकुलेट कर सकता हूं। ये जो मैंने यहां पर एक हरकत की है, दिस इज अजम्पशन। व्हाट इज दिस अजम्पशन? अजम्पशन इज इफ this is highly diluted system, if it is highly diluted system then NB is much more less than Na, the solute का पार्टिकल नंबर मोल्स वो काफी कम होंगे एज कंपेयर टू सॉल्वेंट। ठीक है सर। तो यानी ये जो फॉर्मूला आपने बनाया, ये फॉर्मूला इट इज ओनली व्हेन दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन। ठीक, लेकिन मैं तुम्हें इसी फॉर्मूले को कुछ चेंज करके और बताता हूं जिसमें कोई अजम्पशन नहीं है। वो फॉर्मूला क्या है? वो फॉर्मूला है पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस इज इक्वल टू एन सोल्यूट बाय एन सॉल्वेंट। इसमें कोई अजम्पशन या कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं। आप इस फॉर्मूले को भी याद कर सकते हैं बस, लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, दिस इज नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। बस इस बात का ध्यान रखना। सॉरी, दिस इज नॉट द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दिस इज नॉट द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर नहीं है, बस ये ध्यान रखना, क्योंकि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर तो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट होती है। ये पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पीएस है। सो दिस इज नॉट रिलेटिव लोअरिंग। हां, अगर पी नॉट पीएस की इंफॉर्मेशन हो और आपसे सॉल्यूट सॉल्वेंट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन मांगी जाए तो आप इस इक्वेशन को यूज कर सकते हैं। अगर वो रिलेटिव लोअरिंग देके बैठा है तो आप इस इक्वेशन को यूज ना करके आपको यही इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी। वो भी बेमानी आप तब करेंगे जब वो ये बोलेगा, वो ये नहीं बोलेगा तो आपको ऊपर वाली इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सब लोग इस बात को ध्यान रखेंगे। पी नॉट पीएस की मदद से सॉल्यूट या सॉल्वेंट के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन मांगी जाए, आपके पास ये काम करने के दो तरीके हैं, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। अगर इस पूरे खेल में रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का नाम कहीं नहीं लिया गया सवाल में, तो आप चाहें तो नीचे वाला फॉर्मूला यूज करें, क्योंकि इस फॉर्मूले को यूज करके आप आसानी से सॉल्यूट सॉल्वेंट की इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। अगर वो रिलेटिव लोअरिंग का नाम लेता है तो आपकी मजबूरी है, आप ऊपर वाला इक्वेशन यूज करेंगे। अगर वो बोलता है कि डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है तो आप ये कर सकते हैं, अदरवाइज या तो ऊपर वाला या नीचे वाला, यही दो केसेस होंगे जो आप सवालों में यूज करेंगे। अगर आरएलवीपी का कहीं जिक्र नहीं हो रहा है तो नीचे वाला फॉर्मूला मेरे हिसाब से ज्यादा बेहतर तरीका है किसी भी इन तमाम वेरिएबल्स में से किसी भी एक वेरिएबल को सॉल्व करना। ऊपर वाले मेथड से सॉल्व करने में ज्यादा तकलीफ होती है। आप समझ रहे ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एनबी को इकट्ठा करेंगे। तुम गणित के स्टूडेंट हो, तुम सब ये समझते होगे। यानी ये दोनों बातें हमें ध्यान रखनी। और आगे बढ़ते दूसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, बल्कि इनफैक्ट अगर मैं इसी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात करूं तो मुझे एक एक्सपेरिमेंट भी सीखना चाहिए जिसको आप ऑसवाल्ड वॉकर एक्सपेरिमेंट कहते हैं। ये जो ऑसवाल्ड वॉकर एक्सपेरिमेंट है, ये आप घर में मैं ऐसे बच्चों को बोलता हूं, तुमको भी बोल रहा हूं, घर में किसी सोल्यूशन की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं घर में। हमने कहा कैसी बातें कर रहा है, सिर्फ ऐसे बोल रहा हूं मैं। करना क्या है? करना ये है कि सर आप सबसे पहला एक बर्तन लेके आइए, लेके आते हैं, इस बर्तन में प्योर सॉल्वेंट भर दीजिए, बहुत बढ़िया सा। इस बर्तन में आपने अब इस बर्तन में आप सोल्यूशन भर दीजिए, उस सोल्यूशन को भर दीजिए जिसकी रिलेटिव लोअरिंग आपको कैलकुलेट करनी। यानी आपने सबसे पहला कंटेनर लिया जिसमें आपने सोल्यूशन भर दिया। फिर क्या किया? सर इस सोल्यूशन को भरने के बाद एक और बर्तन इसके साथ जोड़ दिया जिसके अंदर प्योर सॉल्वेंट है, जो कि इस सोल्यूशन का सॉल्वेंट है। यानी अगर मान लीजिए यहां पानी है तो सर यहां पर आपको प्योर पानी लेना पड़ेगा। यानी इफ दिस अ सोल्यूशन ऑफ वाटर देन इन दैट केस यहां पर आपको पानी ही लेना पड़ेगा। ठीक है। तीसरा बर्तन क्या है? सर तीसरा बर्तन वो है जो उस सॉल्वेंट को एब्जॉर्ब करता है, पूरी की तरह से एब्जॉर्ब कर लेता है, जैसे एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जनरली वाटर इज अ सॉल्वेंट, सो इन दैट केस इन द थर्ड कंटेनर वी हैव एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड जो वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम करेगा। ठीक सर, ये सब कर क्या रहा है? इससे क्या पता चलेगा? आप जरा अकल लगाइएगा। अगर मैं एक तरफ ड्राई एयर पास करूं तो क्या होगा? सर जो वो ड्राई एयर जब अंदर जाएगी तो अंदर जाके क्या बोलेगी? सर ड्राई एयर आप जब अंदर जाएगी, ये देखिए आपके पास सोल्यूशन,
ठीक है, जब ड्राई एयर अंदर जाएगी तो ये ड्राई एयर अंदर जाके क्या बोलेगी कि यार अब मैं अंदर आई हूं, मेरे पास तो वाटर की वेपर्स का प्रेशर 0 है, लेकिन अंदर जो सोल्यूशन भरा हुआ है, इस सोल्यूशन में वाटर की वेपर का प्रेशर पीएस है। याद है सोल्यूशंस में वेपर प्रेशर पीएस के बराबर होता है। हाँ, वाटर की वेपर्स का प्रेशर नीचे पीएस है और जो मेरी एयर है उसमें पीएस नहीं है, उसमें 0 है। सर ये तो प्रेशर का अंतर है। हाँ, प्रेशर के अंतर की वजह से डिफ्यूजन होगा सर, यानी ये जो अंदर वाली वेपर्स हैं ये ऊपर वाले ड्राई एयर के अंदर डिफ्यूज करने लगेंगी ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस। कब तक सर? तब तक डिफ्यूज करने लगेंगी जब तक इस ड्राई एयर के अंदर भी वाटर की वेपर्स का प्रेशर पीएस नहीं हो जाता। लेकिन सर इस खेल में नीचे की वेपर क्योंकि ऊपर इकट्ठा हो रही है, जुड़ रही है, तो सर नीचे की वेपर्स को अपना प्रेशर मेंटेन करने के लिए इस लिक्विड को इवापोरेट करना पड़ेगा। यानी ये लिक्विड और उड़ेगा, वो प्रेशर वेपर्स बनेंगी, वो वेपर्स ड्राई एयर के अंदर चली जाएंगी, और वेपर्स बनेंगी ड्राई एयर के अंदर चली जाएंगी। कहने का मतलब ये हुआ सर इस कंटेनर के वेट में लॉस होगा। इस कंटेनर के वेट में आपको लॉस देखने को मिलेगा सपोज W1। सिमिलरली जब वो अंदर जाएगी तो अंदर आपको प्योर सॉल्वेंट मिलेगा। प्योर सॉल्वेंट क्या कहता है? मेरा वेपर प्रेशर तो और भी ज्यादा है, P0 है। वो कहता है मेरे पास तो PS है, तुम्हारे पास P0 है। फिर प्रेशर डिफरेंस की वजह से वेपर्स उस PS के अंदर डिफ्यूज करेंगी तब तक जब तक वो PS से बढ़कर P0 ना हो जाए। इस खेल में सर इस नीचे वाले कंटेनर के वेट में फिर से लॉस दिखाई देगा जिसको W2 कहा जाएगा। और जब ये पूरा सिस्टम इस एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड के अंदर जाएगा तो सर यहां पर वेट गेन दिखाई देगा W1 प्लस W2। एक चीज बिल्कुल क्लियर है सर, अगर आप W1 की बात करें तो W1 की जो वैल्यू आएगी वो PS VM by RT के बराबर निकल के आएगी। जो W2 निकल के आएगी सर वो P0 माइनस PS VM by RT से निकाली जाएगी। और जो W1 प्लस W2 है सर इन दोनों को जोड़ने से वो P0 VM by RT निकल आए। बताइए सर रिलेटिव लोवरिंग क्या होता है? अरे अभी तो बताया था, रिलेटिव लोवरिंग जो होती है सर वो P0 माइनस PS बाय P0 होती है। अगर मैं फर्स्ट सेकेंड इक्वेशन से, दिस इज सेकेंड इक्वेशन, दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज थर्ड इक्वेशन, अगर मैं सेकेंड इक्वेशन को थर्ड इक्वेशन से डिवाइड कर दूं तो दिस विल बी W2 अपॉन W1 प्लस W2 विच इज इक्वल टू P0 माइनस PS अपॉन P0 एंड दिस इज रिलेटिव लोवरिंग। क्या मतलब हुआ इस बात का? मतलब यह हुआ कि सॉल्वेंट साइड के कंटेनर का वेट लॉस और टोटल वेट लॉस आपको रिलेटिव लोवरिंग दे सकता है। यानी W2 अपॉन W1 प्लस W2 कर दिया जाए तो आपको फाइनली टोटल रिलेटिव लोवरिंग कैलकुलेट घर में की जा सकती। यानी इन तीनों कंटेनर्स के वेट लॉस और वेट गेन हमें फाइनली रिलेटिव लोवरिंग कैलकुलेट करके दे सकते हैं एंड इट इज बिकॉज ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट इज नोन एज ऑसवाल्ड वॉकर एक्सपेरिमेंट। क्लियर है? समझ में आया? ये समझ में आया कि ये W1 कहां से आया? सर ये तो वही है ना, जो भी एयर डिफ्यूज हुई वो कितने प्रेशर की थी? वो P0 प्रेशर, PS प्रेशर की थी। तो सर अगर गैस का प्रेशर पता हो तो वेट निकाल सकते हैं PV = NRT से, तो वो वेट निकाल लिए, वही वेट लॉस में आ जाएगा। सर ये लॉस वो गेन मिलकर आपको रिलेटिव लोवरिंग प्रोवाइड कर देगा एंड दिस एक्सपेरिमेंट इज ऑसवाल्ड वॉकर एक्सपेरिमेंट। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब हम सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे आते हैं एंड दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अरे सर छोड़िए ना, बहुत आसान। हमने सुना है बॉइलिंग पॉइंट कहते किसको है सर? बॉइलिंग पॉइंट का मतलब है जब हमारे लिक्विड फेस का जो भी है, सोल्यूशन है या प्योर सॉल्वेंट है जो भी है, जब लिक्विड फेस का जो वेपर प्रेशर जब वो एटमॉस्फेयर के बराबर हो जाता है तो बॉइलिंग स्टार्ट हो जाती है। बबल जो है वो लिक्विड के सरफेस में बनना स्टार्ट हो जाता है, नीचे की तरफ बनना स्टार्ट होता है बबल। समझे बात? अदरवाइज वेपर तो ऊपर उड़ती रहती है सर, दैट इज वेपर प्रेशर। यानी वो वेपर्स बनने का वो इवापोरेशन वाला फिनोमेना सर सरफेस का फिनोमेना है सर। जब बबल अंदर बनने लगे तो समझिए बॉइलिंग स्टार्ट हो गई। लेकिन ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है जब वेपर्स का प्रेशर एटमॉस्फेयर प्रेशर के बराबर हो जाता है। खत्म हो गई बात। यानी मैं इस बात को दो तरह से एक्सप्लेन कर सकता हूं। पहली बात, मैं ग्राफिकली एक्सप्लेन कर सकता हूं। अगर मैं प्योर सॉल्वेंट लेता हूं तो प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है टेम्परेचर बढ़ाने से लगातार बढ़ता चला जाता है, और अगर ये बढ़ता चला जा रहा है तो एक टाइम ऐसा आएगा जब वो 1 ATM के बराबर होगा। सर ये है 1 ATM की लाइन, ये 1 ATM के बराबर यहां हो रहा है। दिस इज माय बॉइलिंग पॉइंट। किसका? सर ये उसका है जो प्योर सॉल्वेंट। अब आप इसके अंदर एक चम्मच चीनी डालिए जरा। जैसे आप इसके अंदर एक चम्मच चीनी डालेंगे तो क्या होगा? सर अभी आपने बताया था सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाता है। कम हो जाता है तो सर वो थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। हर टेम्परेचर पर जो वेपर प्रेशर ये हुआ करता था अब सर वो नीचे आ जाएगा, जो ये हुआ करता था वो नीचे आ जाएगा, जो ये हुआ करता था वो नीचे आ जाएगा। यानी अब मेरी लाइन कुछ ऐसे चलेगी, और ऐसी लाइन 1 ATM को कहां कट करेगी? सर यहां आगे जाके कट करेगी। और 1 ATM को अगर आप आगे जाके कट करते हैं तो टेम्परेचर आगे होगा। सर इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट पुराने वाले बॉइलिंग पॉइंट से बढ़ रहा है। समझ रहे हैं? और एक चम्मच चीनी डालिए और बढ़ जाएगा, और एक चम्मच चीनी डालिए और बढ़ जाएगा। सर ये जो इंक्रीज हो रहा है ये चीनी के चम्मच बढ़ाने से इंक्रीज हो रहा है। आप समझिए, आप यहां से
जो इंक्रीज हो रहा है वो यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां। सर ये जैसे जैसे चीनी गिरती जाती है वैसे वैसे ये बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन दिखाई दे रहा है। सो दिस एलिवेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चीनी का चम्मच। सो दिस विल बी अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। सो दिस एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो ग्राफिकल मेथड से बड़ी आसानी से समझाई जा सकती है। एनसीईआरटी में भी इसको आसानी से समझाया गया। अच्छा, इसमें एक बात आती है कि सर अगर ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है तो इसका मतलब वो सॉल्यूट पार्टिकल्स के नंबर्स या उनके मोल्स या उनके मोल फ्रैक्शंस के ऊपर डिपेंड करेगी। हाँ बिल्कुल करेगी। तो सर जो डेल्टा टी भी है जिसको आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, इट इज लिंक विद मोलालिटी इनटू अ कांस्टेंट व्हिच इज इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। और इस इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट की वैल्यू जनरली सॉल्वेंट के ऊपर ही डिपेंड करती है और वो सवालों में दी जाती है। सॉल्वेंट अगर फिक्स है तो केबी वैल्यू फिक्स है। इससे मुझे पता नहीं, मतलब नहीं है कि तुमने चीनी डाली है या नमक डाला है या खुद चले गए आप उसके अंदर, मुझे इससे मतलब नहीं है। इफ सॉल्वेंट इज फिक्स द केबी वैल्यू इज फिक्स। क्लियर? सो दिस केबी इज द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्वेंट। अगर सवाल में केबी जो कि देता है, अगर नहीं दिया है तो केबी को निकालने का एक फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले से भी आप केबी कैलकुलेट कर सकते हैं। mrTB स्क्वायर अपॉन डेल्टा एच इंटू 1000। आप में अब इसमें देखिएगा, m इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, TB is the boiling point of solvent, delta H vaporization, heat of vaporization of solvent। जब सब कुछ सॉल्वेंट का है तो ये KB भी तो सॉल्वेंट का ही है। इसका मतलब ये हुआ सर KB का सोल्यूट से कोई लेना देना नहीं है। अगर आपने सॉल्वेंट को फिक्स कर दिया तो KB की वैल्यू हमेशा फिक्स है। क्लियर है ये? अच्छा सर, दूसरा एक और तरीका। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका इसी को एक्सप्लेन करने का सर थर्मोडायनेमिक्स भी, एंट्रोपी भी है। वो कैसे? देखिए बड़ा आसान तरीका। अगर मैं एंट्रोपी से इस बात को एक्सप्लेन करना चाहूं तो कैसे एक्सप्लेन करूंगा? ये जो मेरा सोल्यूशन है सर, इस सोल्यूशन को बनाने से पहले आप सॉल्वेंट थे, तो सॉल्वेंट की एंट्रोपी, और जब उड़ेंगे तो वेपर बनेगी, तो वेपर की एंट्रोपी। सर इन दोनों प्रोसेस में एंट्रोपी में चेंज कितना है? यानी चाहे सर मैं अकेला पानी होता या मैं चीनी के साथ होता, उड़ता तो मैं ही हूं ना सर। सोल्यूट तो उड़ेगा ही नहीं। जब सारी कहानी नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट के लिए पढ़ रहे हैं आप, तो इसका मतलब सर चीनी तो उड़ेगी नहीं। जो भी उड़े, अब देखो मैं चीनी का मतलब सोल्यूट होता है, ठीक है ना, तो चीनी तो उड़ेगी नहीं। जो भी कौन उड़ेगा? सर सॉल्वेंट उड़ेगा। तो सर सॉल्वेंट अगर हर बार उड़ेगा तो जो वेपर बनेंगी वो तो पानी की बनेंगी ना। हाँ, तो इसका मतलब जो वेपर फेज होगा, चाहे वो चीनी के सोल्यूशन से उड़ने वाला हो चाहे वो प्योर पानी के उड़ने वाला हो, सर वेपर फेज तो फिक्स होगा, उसकी एंट्रोपी तो फिक्स होनी चाहिए, क्योंकि वेपर तो हमेशा पानी की बनेंगी, चीनी से कोई मतलब ही नहीं है। हाँ बिल्कुल सही है। तो हमने वेपर फेज की एंट्रोपी को फिक्स कर दिया। सर दिस इज माय फाइनल एंट्रोपी ऑफ द वेपर्स। ठीक, अब आते हैं एक बार पानी के साथ और एक बार चीनी के साथ। पानी का जो सिस्टम है हमारा प्योर सॉल्वेंट, सर उसकी जो एंट्रोपी वो कम। क्यों? सर क्योंकि पानी जो है, सारे पानी है सर, एक जैसे पानी 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 पानी, सब एक जैसे लोग हैं और एक जैसे लोगों के अंदर सिमेट्री है, जिसकी वजह से रैंडमनेस कम होगी। तो इसके अलावा अगर आप वाटर से इवेपोरेशन कर रहे हैं, प्योर सॉल्वेंट के इवेपोरेशन की बात कर रहे हैं, तो जो एंट्रोपी चेंज आएगा सर वो ये निकल के आएगा, सॉल्वेंट की एंट्रोपी कम है और ऊपर जब वो वेपर में कन्वर्ट होगा तो ये एंट्रोपी, दिस इज द एंट्रोपी चेंज। ये हमारा एंट्रोपी चेंज आ रहा है। क्लियर है? दिस इज एंट्रोपी चेंज, सपोज डेल्टा S1। ठीक, अच्छा अब जब आप इसके अंदर एक चम्मच चीनी डाल देंगे तो क्या होगा? सर जब आप इसके अंदर एक चम्मच चीनी डाल देंगे तो जो सोल्यूशन होगा उसकी एंट्रोपी बढ़ जाएगी, क्योंकि सर चीनी और पानी दो अलग अलग लोग, समझ रहे हैं? अनसिमेट्रिक सिस्टम बनेगा सर। सॉल्यूशंस की एंट्रोपी सॉल्वेंट से हमेशा ज्यादा होती है, तो इस अनसिमेट्रिक सिस्टम की वजह से एंट्रोपी बढ़ेगी। अच्छा लेकिन उड़ेगा कौन? सो उड़ना तो पानी को है ना। इसका मतलब वेपर फेज अब भी फिक्स है, लेकिन एंट्रोपी मेरी सोल्यूशन की बढ़ गई, यानी सॉल्वेंट की कम थी, सोल्यूशन की बढ़ गई। नाउ द एंट्रोपी चेंज इज दिस इज द चेंज व्हिच इज डेल्टा S1 डेल्टा S2। समझ पाए बात को? यानी जब सॉल्वेंट वेपर में कन्वर्ट हुआ तो एंट्रोपी चेंज डेल्टा S1, और जब सोल्यूशन वेपर में कन्वर्ट हुआ तो एंट्रोपी चेंज डेल्टा S2। एंड वेपर इज द फिक्स। एक बार सॉल्वेंट उड़ा, ये एंट्रोपी चेंज बढ़ी आई। सोल्यूशन की एंट्रोपी ऑलरेडी ज्यादा है, इसकी एंट्रोपी चेंज कम आया। और सर एक चीज क्लियर है, हम जानते हैं कि डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S एट बॉइलिंग पॉइंट। सिस्टम जो है हमारा इज एट equilibrium, and in that case delta G will be 0, so ultimately T will be delta H by delta S। समझिए, यानी ये जो T है ये डेल्टा H बाई डेल्टा S के बराबर होगा, और डेल्टा H हमेशा फिक्स होगा। क्यों? क्योंकि सर जब पानी को ही उड़ना है तो पानी की लेटेंट हीट यूज की जाएगी, चीनी से तो कोई मतलब ही नहीं है। इसका मतलब ये हुआ सर ये डिसाइड करने वाली है TB को, और क्या कहती है कि अगर डेल्टा S बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट घटेगा। लीजिए खेल खत्म हो गया। किसका डेल्टा S बड़ा था? सर डेल्टा S तो इस वाले का बड़ा था। कौन है ये? प्योर सॉल्वेंट। यानी प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, और जैसे जैसे चीनी गिरती जाएगी डेल्टा S छोटा होता चला जाएगा और TB की वैल्यू बढ़ती जाएगी, यानी बॉइलिंग पॉइंट लगातार एलिवेट करता चला जाएगा। एंड दिस अगेन एन एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाई ऑन एडिशन ऑफ चीनी और सोल्यूट पार्टिकल्स बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन डिक्रीजेस।
इंक्रीजेस। ये इसका एक्सप्लेनेशन दिया जा सकता है। क्लियर है ये? चलिए और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं, दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? जब आप चीनी ऐड करते हैं तो जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो डिप्रेस कर जाता है। यानी मान लीजिए पानी में आपने चीनी ऐड की तो फ्रीजिंग पॉइंट वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट से और कम हो जाएगा। सपोज वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट अगर 0 है तो -2 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, वगैरह वगैरह। ठीक सर, ये सब छोड़िए, ये बताइए फ्रीजिंग कब होती है? फ्रीजिंग तब होती है जब लिक्विड फेस का वेपर प्रेशर सॉलिड फेस के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए। सॉलिड फेस, हाँ, बर्फ में भी तो धुआं निकलता है सर, उसकी भी तो वेपर्स बनती है, उनका भी तो वेपर प्रेशर होता है। सॉलिड्स का भी अपना पर्टिकुलर टेंपरेचर पे वेपर प्रेशर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप किसी भी लिक्विड को जमाते हैं तो वो जमता तब है, बर्फ का पहला क्रिस्टल तब बनता है जब लिक्विड फेस का वेपर प्रेशर और सॉलिड फेस का वेपर प्रेशर सेम हो जाए। इसका मतलब ये हुआ सर, अगर मैं ग्राफिकली समझना चाहूं तो समझ सकता हूं, ये लिक्विड है जो प्योर सॉल्वेंट, इसका वेपर प्रेशर लगातार कम होता जा रहा है जब आप इसको ठंडा कर रहे हैं। ये लीजिए, एक पॉइंट ऐसा आएगा जब इसका वेपर प्रेशर सॉलिड के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाएगा। फ्रोजन सॉल्वेंट, जैसे अगर पानी और आइस की बात करें तो दिस इज प्योर वाटर एंड दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ आइस एट पर्टिकुलर टेंपरेचर। इसका कर्व कुछ ऐसा। ठीक, अच्छा, अब जब आपने 1 चम्मच चीनी डाली तो क्या होगा? जब आप 1 चम्मच चीनी डालेंगे तो जो सॉल्वेंट है उसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, यानी अब लाइन नीचे नीचे चलेगी। तो चलिए सर, लाइन को नीचे चलाते हैं। लेकिन जमेगा कौन? सर, जमना तो बर्फ को ही है ना। जब जमना पानी को ही है तो सॉलिड का वेपर प्रेशर तो वही रहेगा। ये वाली लाइन तो फिक्स है सर, बिकॉज दिस इज आइस। और जमेगा कौन? आइस। चीनी से तो कोई मतलब ही नहीं है। इसका मतलब सर, ये वाली लाइन फिक्स है, ये वाली लाइन नीचे आ गई। तो अब ये दोनों प्रेशर कहां मीट हो रहे हैं सर? अब ये यहां मिल रहे हैं जहां पर लिक्विड का वेपर प्रेशर सॉलिड के वेपर प्रेशर को मीट कर रहा है। वो ये पहले टेंपरेचर ये था फ्रीजिंग पॉइंट, अब ये है सर। 1 चम्मच चीनी और डाल दीजिए, ये और आगे मिलेगा। यानी देख रहे हैं सर, ये बढ़ता जा रहा है। क्या है ये सर? ये डिप्रेशन। ये डिप्रेशन है सर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ता जा रहा है। क्या करने से सर? चीनी डालने से। चीनी डालने से फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन बढ़ता चला जा रहा है। सो दिस डिप्रेशन इज अ कॉलिगेटिव, यानी फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के नाम से जानी जाती है, जिसमें जैसे जैसे चीनी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस करता चला जाएगा। सो इट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जिसको आप एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलेंगे। और इस बात को फिर से वही है सर, अगर ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है तो सॉल्यूट पार्टिकल्स के मोल्स के ऊपर, मोल फ्रैक्शन के ऊपर, उनके अमाउंट, उनके नंबर्स के ऊपर पक्का डिपेंड करेगी। और इसलिए कहा भी जाता है सर, बिल्कुल उसी तरह से जैसे डेल्टा टी भी था, डेल्टा टी एफ इज के एफ इंटू एम। सेम, अगर केएफ की बात करें सर, वो सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी है, निकालने के लिए फॉर्मूला है, आप फॉर्मूले से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। चीनी नमक से फर्क नहीं पड़ता सर, अगर पानी फिक्स है, सॉल्वेंट फिक्स है, तो उसका केएफ वैल्यू वो फिक्स होगा, जिसको क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट के नाम से जाना जाता है। यानी फ्रीजिंग पॉइंट वो पॉइंट है जहां पर लिक्विड फेस का वेपर प्रेशर सॉलिड फेस के बराबर। तो अगर आप प्योर सॉल्वेंट है तो जहां पर भी वो दोनों मिलेंगे, दैट विल बी द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। जब आप 1 चम्मच चीनी डालेंगे तो वेपर प्रेशर नीचे आ जाएगा, लेकिन ये वाली लाइन फिक्स रहेगी, क्योंकि जमेगा कौन? जमना तो पत्थर को ही है ना सर, सॉल्वेंट को ही जमना है। तो सॉल्वेंट के जमने वाली लाइन हमेशा फिक्स रहेगी, वो लाइन नीचे से आके कट करेगी फ्रीजिंग पॉइंट और किनारे चला जाएगा, और नीचे से आएगी और किनारे चला जाएगा। यानी फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस होता चला जा रहा है, एंड दिस डिप्रेशन इज नोन एज फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन इज नोन एज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्लियर है? अगर आप इसको एंट्रोपी से समझना चाहें तो एंट्रोपी समझ सकते हैं। सर, जम कौन रहा है? जम तो सॉल्वेंट रहा है। सॉल्वेंट जम रहा है तो इसका मतलब चाहे कुछ भी हो जाए बर्फ ही बनेगी। अगर मैं पानी सॉल्वेंट लेता हूं तो बर्फ ही बनेगी। हाँ, तो सर बर्फ का वेपर प्रेशर तो बर्फ की तो एंट्रोपी हमेशा फिक्स रहेगी। हाँ, जैसे वहां वेपर की फिक्स थी वैसे बर्फ की फिक्स कर देते हैं। ये देखिए सर, बर्फ की एंट्रोपी फिक्स कर, बर्फ की एंट्रोपी कम होगी ना, क्योंकि मॉलिक्यूल चिपके रहेंगे। वहां वेपर ऊपर थे तो उनकी एंट्रोपी ज्यादा। अब क्या करेंगे सर? ये बताइए, प्योर सॉल्वेंट की एंट्रोपी ज्यादा होती है कम? कम होती। तो प्योर सॉल्वेंट से जब आप बर्फ बनेंगे तो क्या होगा सर? ये प्योर सॉल्वेंट है जिसकी एंट्रोपी कम है, तो ये आपका एंट्रोपी चेंज आएगा, दिस इज डेल्टा एस 1। और जब चीनी डाल देंगे 1 चम्मच तो सर आपकी एंट्रोपी बढ़ जाएगी, तो ये आपका डेल्टा एस आएगा, दिस इज डेल्टा एस 2। क्लियर है? और साफ दिखाई देता है डेल्टा एस 2 इज ग्रेटर देन डेल्टा एस 1। फिर वही कहानी है सर, डेल्टा एस के बढ़ने से फ्रीजिंग पॉइंट घट जाएगा, यानी डेल्टा एस बढ़ेगा, टीएफ की वैल्यू गिरेगी। सो अल्टीमेटली अगर आपका डेल्टा एस बढ़ रहा है, कहां है सबसे ज्यादा डेल्टा एस सर? जैसे जैसे चीनी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे डेल्टा एस बढ़ता जा रहा है, और डेल्टा एस के बढ़ने से फ्रीजिंग पॉइंट लगातार कम होता चला जा रहा है। सो व्हाई ऑन एडिशन ऑफ चीनी फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस करता है, यह भी थर्मोडायनेमिकली या एंट्रोपी से एक्सप्लेन किया जा सकता है।
तो जिस तरह से तुम ग्राफिकली एक्सप्लेन कर रहे थे उसी तरह से तुम थर्मोडायनेमिकली इस बात को एक्सप्लेन कर सकते हो। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर बड़ा कॉमन सी कॉन्सेप्ट है। ऑस्मोटिक प्रेशर ये कहता है कि जब आप किसी भी जो सॉल्वेंट का जो फ्लो है, अगर आप दो सॉल्यूशंस को या दो सिस्टम्स को आपस में एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सेपरेट कर दें, तो जो सॉल्वेंट का फ्लो होता है वो अपनी हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, या लो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन से हाई कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ होता है। यानी इन टर्म्स ऑफ सॉल्वेंट इट इज फ्लोइंग फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्वेंट साइड टू लो कॉन्सेंट्रेटेड ऑफ सॉल्वेंट साइड, एंड इन टर्म्स ऑफ सॉल्यूशन इट इज फ्लोइंग फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन साइड टू हाई कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन साइड। समझ रहे बात को? तो सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में हाई से लो और सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में लो से हाई सॉल्वेंट का फ्लो दिखाई दे रहा है, एंड दिस इज ऑस्मोसिस। और ये बिल्कुल क्लियर है सर, इसके पीछे बड़ी कहानी बड़ी सीधी है कि सर ये एक ऐसा प्रोसेस होगा, जैसे मान लीजिए आपने ये कंटेनर ले लिया, इस कंटेनर में आपने कोई भी सोल्यूशन भर दिया और चारों तरफ सॉल्वेंट डाल दिया, तो होगा क्या सर, इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो आपने ली है इससे धीरे धीरे सॉल्वेंट जो है वो अंदर जाएगा। अंदर जाने के बाद एक टाइम ऐसा आएगा सर, बढ़ते 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 सॉल्वेंट की हाइट आ जाएगी ये, और यही हाइट जो है सर इस मेम्ब्रेन पर एक्स्ट्रा प्रेशर लगाएगी, जिसकी वजह से ऑस्मोसिस रुक जाएगी सर। यानी शुरू में क्या था सर, इसका अंदर आना ज्यादा था, सॉल्वेंट ज्यादा अंदर आ रहे थे, बाहर कम निकल रहे थे, तो सर ये लेवल बढ़ता जा रहा था। एक टाइम ऐसा आएगा इस लेवल के बढ़ने से सर एक एक्स्ट्रा हाइट जो यहां आई है वो हाइट इस मेम्ब्रेन पर एक्स्ट्रा प्रेशर लगाएगी, और अंदर से आने वाले सॉल्वेंट का और बाहर से जाने वाले सॉल्वेंट का फ्लो बराबर हो जाएगा सर। उस टाइम पर आपको ऐसा लगेगा पूरा सिस्टम सेट हो गया। उस टाइम पर ये जो एक्स्ट्रा हाइट है इस मेम्ब्रेन पर जितना भी प्रेशर लगा रही है उसे ही उस सॉल्यूशन का जो अंदर भरा है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर एच रो जी या एच डी जी कहा जाए। दूसरा तरीका ऑस्मोटिक प्रेशर निकालने का इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, पाई इज इक्वल टू सीआरटी, वेयर सी इज द कॉन्सेंट्रेशन और आर हमारा वही वाला कांस्टेंट। क्लियर है ये वाली बात? यानी हाईली डाइल्यूटेड सॉल्यूशंस के लिए भी आपने आइडियल गैस इक्वेशन का इस्तेमाल किया एंड पाई इज इक्वल टू सीआरटी इस्तेमाल किया। क्लियर है? चलिए दूसरी बात करते हैं। अगर मैं ये बोलूं कि सर वो दो सॉल्यूशन जो एक दूसरे के साथ सेम ऑस्मोटिक प्रेशर शो करते हैं उनको क्या बोलेंगे? उनको आइसोटोनिक सिस्टम बोला जाएगा, उन्हें आइसोटोनिक बोला जाएगा, पाई 1 इज इक्वल टू पाई 2 वाले। यानी जिनकी कंसंट्रेशन सेम हो ये जरूरी नहीं, जिनके टेम्परेचर सेम हो ये भी जरूरी नहीं, जरूरी है कि जो हमारा C1RT है वो C2RT, यानी कहने का मतलब ये हुआ C1RT1 जो है वो C2RT2 के बराबर होना चाहिए। अगर टेम्परेचर सेम है देन C1 शुड बी इक्वल टू C2 फॉर आइसोटोनिक सिस्टम। अदरवाइज अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग कंसंट्रेशन वाले दो सॉल्यूशन आइसोटोनिक हो सकते हैं, क्योंकि आइसोटोनिक का मतलब ना C1 सेम ना T1 सेम, आइसोटोनिक का मतलब पाई सेम, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर सेम। और जब कभी भी हमारा पाई 1 की वैल्यू पाई 2 से बड़ी होगी, यानी एक सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है उसे हाइपरटोनिक, और जिसका वेपर प्रेशर जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम है उसे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का नाम दे दिया जाए। समझ में आई बात? दूसरी बात अगर इसी में जोड़ें तो ये कहते हैं कि प्रोसेस है रिवर्स ऑस्मोसिस। जरा समझिए बात को, रिवर्स ऑस्मोसिस क्या? अगर मैं इसको अपने हिसाब से समझाऊं तो आप समझिए, अगर मैं एक तरफ सॉल्यूशन ले लूं, दिस इज सॉल्यूशन दैट इज सॉल्ट सॉल्यूशन एंड दिस इज प्योर सॉल्वेंट फ्रेश वाटर, समझ रहे हैं? तो होगा क्या सर, सॉल्यूशन साइड पर अभी आपने बताया था सॉल्यूशन साइड पर जो वेपर प्रेशर है वो कम पीएस, और सॉल्वेंट साइड पे वेपर प्रेशर ज्यादा है। तो इसका मतलब हुआ सर, ये तो साफ समझ में आ रहा है कि इधर जो है प्रेशर ज्यादा लगेगा और सॉल्वेंट का फ्लो इधर ज्यादा होगा, इधर सॉल्वेंट का फ्लो कम होगा। यानी ये कंफर्म है सर, यहां पर जो है यहां पर लेवल इंक्रीज करेगा, यानी समझ रहे हैं, ये पिस्टन ऊपर उठेगा। अब होगा क्या सर, ये जब पिस्टन ऊपर उठेगा तो सर जो एक्स्ट्रा हाइट आएगी वो एक्स्ट्रा हाइट इस मेम्ब्रेन पर अब फिर से उल्टा प्रेशर लगाने लगी, और जब उल्टा प्रेशर लगाने लगेगी तो सर इसका मतलब ये हुआ कि दोनों तरफ का जो फ्लो है वो बराबर हो जाएगा और रिएक्शन बंद हो जाएगी, एंड दैट एक्स्ट्रा हाइट इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। अभी आपने बताया। अब मैं कर क्या रहा हूं कि मैं शुरू से ही मैं ऑस्मोसिस को शुरू ही नहीं होने दे रहा हूं, मैंने शुरू से ही इसके ऊपर एक ऐसा प्रेशर लगा दिया जो ऑस्मोटिक प्रेशर से ऑलरेडी ज्यादा है। तो अगर वो प्रेशर आपने अप्लाई कर दिया जो ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा है, तो आप समझिए वो काम शुरू हो जाएगा जो काम नहीं हो सकता था खुद से। कौन सा सर? खुद से होने वाला काम यह था कि मुझे वहां से यहां आना है। बात समझ रहे हो? मुझे यहां से यहां जाना है। उसका साफ रीजन है सर, मैं यहां एंट्रोपी कम शो कर रहा हूं, यहां मुझे एंट्रोपी अपनी ज्यादा नजर आती है, मैं यहां से यहां फ्लो करूंगा, दिस इज स्पॉन्टेनियस। लेकिन अगर आपने ऑलरेडी इस सॉल्यूशन साइड पर या हाई कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन साइड पर अगर आपने एक्स्ट्रा प्रेशर लगाया, वो प्रेशर जो ऑस्मोटिक प्रेशर से ऑलरेडी ज्यादा है, तो सर उल्टा काम चालू हो जाएगा। वो काम जो नहीं हो सकता था वो काम भी चालू हो जाएगा, यानी सॉल्वेंट अब ज्यादा उधर जाने लगेंगे ना कि इधर।
लेकिन सर इसमें भी एक गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है? जब सॉल्वेंट इधर ज्यादा जाने लगेंगे तो इधर का लेवल बढ़ेगा। अब जब इधर का लेवल बढ़ेगा तो इधर की एक्स्ट्रा हाइट आएगी, वो एक्स्ट्रा हाइट जो है वो इधर की तरफ प्रेशर लगाएगी। सर फिर वही है, रिवर्स ऑस्मोसिस रुक जाएगी ना। हमने एक छेद कर रखा है, इस छेद में से पानी निकलता रहेगा, यानी जब फ्लो इधर बढ़ेगा तो पानी बाहर निकाल देंगे, यानी ये लेवल इंक्रीज नहीं करेगा और एक कांस्टेंट प्रेशर जो ऑस्मोटिक प्रेशर से थोड़ा सा ज्यादा है पूरी जिंदगी आपको रिवर्स ऑस्मोसिस करता हुआ देगा। आपने अपने घर में आरओ देखा होगा, उसके पीछे एक पतली सी ट्यूब निकली रहती है जिससे ये पानी लगातार बाहर निकलता रहता है और जिसकी वजह से उस सिस्टम में, उस आरओ के सिस्टम में एक एक्स्ट्रा प्रेशर जो ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा आपने लगा रखा है, वो प्रेशर लगातार पूरी जिंदगी आपको रिवर्स ऑस्मोसिस करता हुआ मिलता। लेकिन सर जब बिजली चली जाती है तो हमारा आरओ सिस्टम काम नहीं करता। क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल एजेंट का होना जरूरी है इस नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को अंजाम देने के लिए। व्हाट इज नॉन स्पॉन्टेनियस? फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम solution side, high concentrated solution side to low concentrated solution side. This is non-spontaneous. External agent को बुलाओ, second law of thermodynamics को बुलाओ, क्योंकि उसके बिना तो ये काम हो ही नहीं सकता। And this process known as reverse osmosis. क्या मतलब हुआ? solution side पर जो high concentrated solution side है, उस पर आप ऑलरेडी ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर अगर लगा देंगे तो उल्टा काम चालू हो जाएगा, जिसको आप रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं। क्लियर है ये? चलिए अब आते हैं एक इंपॉर्टेंट बात पर जो कि आसान सी बात है, एंड दैट इज एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ सल्यूट्स। सल्यूट्स का जो है अक्सर एबनॉर्मल बिहेवियर देखने को मिलता है। कैसे? सर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने 1 मोल नमक को पानी में डाला और मैंने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कैलकुलेट कर लिया, वो गलत आया। क्यों? क्योंकि सर मैंने मोलालिटी गलत निकाली। ऐसा कैसे? जब 1 मोल सल्यूट लोगे तो मोलालिटी तो 1 मोल से निकल के आएगी ना। जो भी मोलालिटी का फॉर्मूला है उसमें सल्यूट के मोल तो 1 ही रखे जाएंगे। नहीं सर, कई बार ये होता है कि सल्यूट जब सॉल्वेंट के अंदर जाता है तो वो सॉल्वेंट के अंदर डिसोसिएट करने लगता है, कभी कभी एसोसिएट करने लगता है। तो सर हमें तो ये लग रहा था 1 मोल डाला है, तो हमने तो 1 मोल से आंसर निकाल लिया, लेकिन वो तो अंदर जाने के बाद पता चला अरे ये तो टूट गया, अरे ये तो जुड़ गया। तो ऐसे में जो ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी निकल के आती है वो थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से अलग आती है। समझे बात को? अगर एसोसिएशन हो रहा है तो ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी छोटी निकल के आती है थ्योरेटिकल वैल्यू से, और अगर डिसोसिएशन हो रहा है तो ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से बड़ी निकल के आती है। इन केस ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन, ये जो ऑब्जर्व्ड और थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का रेशो है वो वैन टॉप फैक्टर के नाम से जाना जाता है, और ये वैन टॉप फैक्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन के केस में इन फॉर्मूलों से कैलकुलेट किया जाता है। हम सब समझते हैं व्हाट इज एन। एन का मतलब जितने लोगों में वो टूटा। व्हाट इज अल्फा? अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। यानी ये साफ समझ में आता है आई की वैल्यू 1 से बड़ी निकल के आ रही है इन केस ऑफ डिसोसिएशन। ये देख लीजिए आप, अगर NaCl लेंगे 100% डिसोसिएट कर रहा है, ऐसा हमें पता है, तो अल्फा की वैल्यू 1 हो जाएगी। और कितने लोगों में टूट रहा है? 2 लोगों में टूट रहा है, तो जो भी आई आएगा वो n के बराबर आ जाएगा। देख लीजिए इस इक्वेशन में अल्फा को 1 रख के देखिए, आई की वैल्यू n के बराबर आई। इसका मतलब ये हुआ सर आई की वैल्यू यहां 1 के बराबर, कितने लोगों में टूटा? 3। सर इसमें आई की वैल्यू 3 हो गई। ये कितने लोगों में टूटा? 5। इसमें आई की वैल्यू 5 हो गई। अगर अल्फा की वैल्यू 1, अगर अल्फा 50% है तो सर उसी हिसाब से ये 3 निकल, कैसे भी कैलकुलेशन करना कैलकुलेट कर लिया। क्लियर है ये? अगर आप एसोसिएशन की बात करते हैं तो क्या निकल के आएगा? अगर आप एसोसिएशन की बात करते हैं तो आई की वैल्यू लेस देन 1 निकल के आएगी। ये देख लीजिए। और आई की वैल्यू अगर 1 से कम निकल के आ रही है, वेयर व्हाट इज अल्फा? अल्फा इज द डिग्री ऑफ एसोसिएशन। आप चाहें तो इसको बीटा बोल दीजिए, डिग्री ऑफ एसोसिएशन। व्हाट इज एन? एन मतलब जितने लोगों में वो जुड़ा। अगर 2 लोग जुड़ रहे हैं, डाइमर बन रहा है, तो एन की वैल्यू 2। ट्राइमर बन रहा है, एन की वैल्यू 3। यानी जब डिसोसिएशन होगा तो एन की वैल्यू टूटने वाले लोगों में बढ़ जाएगी, और अगर एसोसिएशन होगा तो जितने लोग जुड़ रहे हैं वो एन की जगह पुट कर दिए जाएंगे। यानी अगर कोई कहता है कि एक सल्यूट डाइमर बनाता है तो एन की वैल्यू 2 रख दीजिएगा। उसका डिग्री ऑफ एसोसिएशन 50% है तो अल्फा की जगह 0.5 रख दीजिएगा। सॉल्व करके आई निकाल लीजिएगा, और आई आते ही सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के ऑब्जर्व्ड वैल्यूज कैलकुलेट करिएगा। डेल्टा टीबी कहोगे तो आज से आई केबीएम निकालेंगे। डेल्टा टीएफ कहोगे तो आज से आई केएफएम निकालेंगे। ऑस्मोटिक प्रेशर बोलोगे तो आईसीआरटी निकालेंगे। यानी कहने का मतलब यह हुआ सर अब मुझे एक्चुअल वैल्यूज के बारे में बात करनी है, ऑब्जर्व्ड वैल्यूज के बारे में बात करनी है, जिसमें वैन टॉप फैक्टर का होना बहुत जरूरी है। यानी सल्यूट्स के वैन टॉप फैक्टर्स तब देखने को मिलेंगे जब सल्यूट्स ऐसे हो जो सॉल्वेंट में जाने के बाद टूट जाते हो या जुड़ जाते हो। अगर ऐसे सल्यूट्स हैं तो उनके वैन टॉप फैक्टर को भी कंसीडर करना पड़ेगा ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी निकालने के लिए विद द हेल्प ऑफ थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। और यह है मेरी थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की मदद से अगर मैं वैन टॉप फैक्टर को मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे एक्चुअल यानी ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी देखने को मिल जाएगी। एंड दिस इज बाय वैन टॉप फैक्टर, जिसको कैलकुलेट करने के लिए आपको
एसोसिएशन या डिसोसिएशन का सहारा लेना पड़ेगा, वो आपको क्वेश्चन में बता दिया जाएगा। आपको यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर एसोसिएशन है तो हमें ये इक्वेशन, और डिसोसिएशन है तो आई की वैल्यू निकालने के लिए हमें वो पुरानी वाली इक्वेशन का सहारा लेना पड़ेगा। समझिए बात। जहां तक बात आती है गैसेस की सॉल्युबिलिटी की, बहुत ऑब्वियस है, गैस जो होती हैं वो सॉल्युबल हैं सॉल्वेंट के अंदर। आप उन गैसेस को या सॉलिड्स को जब सॉल्युबल बनाते हैं तो उस केस में टेम्परेचर उन दोनों की सॉल्युबिलिटीज में अलग रोल प्ले करता है। अगर आप सॉलिड्स की बात करें तो सॉलिड्स की सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के बढ़ाने से बढ़ती, बट गैसेस की सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर को बढ़ाने से जनरली कम होती। समझ रहे बात को? यानी सॉलिड्स की सॉल्युबिलिटी इसलिए बढ़ रही है क्योंकि जनरली सॉलिड्स का डिसोल्यूशन जो होता है वो एंडोथर्मिक होता है, और एंडोथर्मिक रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन फॉरवर्ड चलती। तो गैसेस के केस में क्या बोला जाता है, गैसेस को जब आप डिसॉल्व करते हैं सॉल्वेंट के अंदर तो ये प्रोसेस लगभग कंडेंसेशन की कैटेगरी में आता है, जिसकी वजह से जो प्रोसेस हमारा एक्सोथर्मिक होता है। इसलिए टेम्परेचर बढ़ाने से डिसोल्यूशन या सॉल्युबिलिटी गैस की कम हो जाती। लेकिन इसी में अगर आप प्रेशर की बात करें तो साफ पता चलता है सर सॉलिड्स के प्रेशर से कि सॉलिड्स की सॉल्युबिलिटी पर प्रेशर का कोई सर क्या लेना देना सर। सॉलिड को आप घोल रहे हैं, चीनी को पानी में घोल रहे हैं, प्रेशर से क्या फर्क पड़ेगा सर? ना के बराबर सर पड़ेगा। लेकिन अगर आप गैसेस की बात करें तो गैसेस का सॉल्युबिलिटी ऊपर से लगने वाले प्रेशर से बढ़ जाएगी, क्योंकि जितना ज्यादा आप प्रेशर लगाएंगे गैस को उतना ज्यादा फोर्सली आप उसको सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये चीज आप जानते हैं, कोल्ड ड्रिंक की बोतल में, आप सोडा बोतल में, कोक की बोतल में यही चीज देखते हैं। हाई प्रेशर पर गैस अंदर फंसी होती है और जैसे ही ढक्कन खोलते हैं प्रेशर रिलीज होता है और गैस बुड़ बुड़ करके बाहर निकलना शुरू कर देती है। क्यों? क्योंकि सर गैसेस की सॉल्युबिलिटी प्रेशर बढ़ाने से बढ़ती है, प्रेशर के कम करने से घटती है। गैस को बाहर निकलना पड़ता है जब आप प्रेशर रिलीज करते हैं। और यही लॉ है हमारा हेनरीज लॉ। हेनरी साहब का मानना भी यही है कि गैसेस का जो सॉल्युबिलिटी है वो प्रेशर के ऊपर डिपेंड करती है। जितना ज्यादा गैस का पार्शियल प्रेशर होगा सॉल्वेंट के ऊपर, उसकी सॉल्युबिलिटी या लिक्विड फेस के अंदर या सॉल्वेंट फेस के अंदर उसका मोल फ्रैक्शन, जिसको आप एक्स कह रहे हैं, वो उतना ही ज्यादा होगा। यानी ऊपर से लगने वाला प्रेशर या गैस का वेपर प्रेशर ज्यादा, सॉरी गैस का पार्शियल प्रेशर अगर ज्यादा है तो सोल्यूशन साइड के अंदर गैस का मोल फ्रैक्शन भी ज्यादा। एंड दिस इज हेनरीज लॉ, जो कि हमें ध्यान रखना चाहिए। तो मेरे हिसाब से इस चैप्टर में इतनी सारी बातें जो हैं इनको ध्यान रखना चाहिए। मुझे लगता है हम लोगों ने ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर कवर कर लिया है। ये जितने भी पॉइंट्स तुमने कवर किए, इन पॉइंट्स के ऊपर आने वाले कुछ कुछ न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करो, कुछ कुछ न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करो। यार समझो बात को, चैप्टर फिक्स है, सवाल फिक्स है, वही 5 चीजें होती हैं हर चैप्टर के अंदर जिस पे सवाल बनते हैं। न जाने किस चीज की घबराहट है, न जाने किस चीज का डर है, वही 4-5 चीजें हैं सर। सॉलिड स्टेट पर सवाल वही बनते हैं सर, लिक्विड सोल्यूशन पर गिने चुने सर, वेपर प्रेशर के ऊपर, कंसंट्रेशन के ऊपर, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के ऊपर, वैन टॉप फैक्टर और हेनरीज लॉ के ऊपर। सर वही 5 चीजें सर, क्या नया है इसके अंदर? यही 5 चीजों के ऊपर सर 5-5 सवाल, 20-20 सवालों की प्रैक्टिस कर लेंगे सर, बैंड बजा देंगे। समझ रहे बात को? तो मेरी तरफ से सब लोगों को ऑल द बेस्ट। जम के मेहनत करो, जम के चीजों को रिवाइज करो और समझने की कोशिश करो। ईमानदारी के साथ तैयारी करो, और जिसके लिए ये तैयारी कर रहे हो उनका चेहरा दिमाग में रखो, क्योंकि सारा अफसोस या सारी खुशी सबसे ज्यादा उन्हीं लोगों को होने वाली है जिनको तुम अपना सब कुछ समझते हो, जो कि तुम्हारे माँ बाप। क्लियर है ये? चलिए, तो आज इतना ही करते हैं, अगली क्लास में फिर मुलाकात करते हैं। थैंक यू सो मच।